बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं सच क्या है। नाज़रीन, स्टोरी एक बार फिर बेहद अहम और बयानात ऐसे कि जिन्होंने मुल्की सियासत में खलबली मचा दी है। मुफाहमत के बादशाह खुलकर मैदान में आ गए हैं और उन्होंने तमाम तर डील से पर्दा उठा दिया है। ऐसा इंकशाफ किया है कि अब सवाल ये पैदा हो गया है कि मुक़्तदर हलकों का रुख आखिर किस तरफ है। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और अहम मार्का जिसने बड़े बड़े बुर्ज उल्टा कर रख दिए हैं। आपको बताएंगे कि कौन कौन से हुकूमती बड़े लीडर जो हैं वो अपनी भी नशिस्त नहीं बचा सके और बल्दियाती इंतखाबात का अगला मरहला यानी जो जिस पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं वो कौन जीतेगा, क्या नतीजा निकलेगा और कौन किससे मिल रहा है। ये बड़ी अहम बातें जो हैं वो आज वीलॉग का हिस्सा बनाएंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी की, जिन्होंने सियासी सफ़ों में हलचल मचा कर रख दी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वो फरमाते हैं। अब नाजरीन, सवाल यह है कि वो हैं कौन। बड़ा ऑब्वियस है कि उनकी मुराद जो है वो है एस्टेब्लिशमेंट से, उनका इशारा है एस्टेब्लिशमेंट से और एस्टेब्लिशमेंट की जानिब। तो नाज़रीन, क्या फरमाती है एस्टेब्लिशमेंट उनके मुताबिक? तो वो कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि आएँ और हमारी मदद करें, कोई तरीका बनाएं, फार्मूला बनाएं। लेकिन मैंने कह दिया है भाई कि फार्मूला बना बना के आप लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब पहले इसकी छुट्टी यानी इमरान खान की छुट्टी करो, फिर हमसे बात करो। नवाब शाह में नाज़रीन, एक तकरीब से खिताब में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का कहना था कि मैंने उनको पहले दिन कहा था, यानी उनसे मुराद ये है एस्टेब्लिशमेंट को पहले दिन कहा था कि नैब चलेगी तो हुकूमत नहीं चलेगी। अब ये नैब चला रहे हैं, हुकूमत नहीं चला रहे। अपनी तकरीर में आसिफ अली जरदारी ने नाम लिए बगैर पीटीआई हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और आसिफ अली जरदारी ने मौजूदा हुकूमत को मईशत की तबाही का ज़िम्मेदार भी करार दिया है। और उनका कहना था कि ये जो पीटीआई है ये अपने सेक्रेटरीज़ जो हैं वो भी, उनके जो अपने सेक्रेटरीज़ हैं वो भी किसी मुआहदे पर अब साइन करने को तैयार नहीं हैं। अब उन्होंने कहा कि नैब में नरमी की जा रही है भाई, तो अब क्या फ़ायदा, अब तो जो नुकसान होना था हो गया। डॉलर 180 रुपये का हो गया, ज़रूरत ही नहीं थी कि रुपए की कदर में कमी करते। कहते हैं कि जिन्होंने भी ये रुपए की कीमत में कदर की बेकदरी की है उसकी, वो जाहिल हैं। आसिफ अली जरदारी साहब का ये कहना है। कहते हैं जी बाहर से आ जाते हैं, उनको समझ कुछ आता नहीं है और उसकी वजह से हमारा कर्जा जो है वो डबल हो गया। अब नाजरीन, एक मिनट के लिए ये सारी जो स्पीच उनकी है उसके ऊपर आपको 3 पहलू बताते हैं। इसमें से 3 पहलू निकलते हैं बड़े इंटरेस्टिंग। पहला ये है कि जो आसिफ अली जरदारी साहब ने अटैक किया है, इस तरह का अटैक तो कभी भी, भयानक अटैक एस्टेब्लिशमेंट पर, इस तरह का अटैक तो कभी नवाज शरीफ साहब ने भी नहीं किया। नवाज शरीफ साहब ने ज़रूर कहा है कि जनाब वोट को इज़्ज़त दो, आइन में रहते हुए काम करो, लेकिन जरदारी साहब के मुताबिक तो भाई बेड़ा ही गर्क इन लोगों ने किया है मुल्क का। ये उनके वर्ड्स हैं, बर्बादी की वजह ही वो हैं। तो इसका अब जो पहलू निकलता है वो ये है कि या तो मुक़्तदर हल्के जो हैं वो जरदारी साहब से कोई गारंटी चाह रहे हैं। अब गारंटी किस नौयत की, जिस तरह वो तो मतलब सऊदी अरब टाइप गारंटी चाह रहे हैं, वो कहाँ से देंगे जरदारी साहब। तो अब गारंटी वो ये मांग रहे हैं कि भाई इमरान खान को तो हटाना को मतलब इस वक्त इशू नहीं है, वो तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून अगर इक़्तिदार में आके कुछ हिस्सा बनाती है तो फिर वो बाज नहीं आएगी। यानी जो इक़दामात अब तक हो चुके हैं या जो बयानात हैं या जो मसाइल हैं उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून जो है वो पहले भी अपना एक बयानिया रखती है और उसको परसू करती है और अब फिर करेगी और कोई कार्रवाई भी करेगी। अब कुछ ऐसा हो जाए कि जो कुछ हो गया उसको भूल कर आगे चला जाए। अब ये तो नाजरीन एक पहलू। अब दूसरा पहलू इसमें से ये निकलता है कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो अदम एतमाद के हवाले से माने नहीं। कैसे नहीं माने? अगर वो माने होते तो जरदारी साहब को ये कहने की ज़रूरत ही नहीं थी कि इमरान खान को पहले निकालो, क्योंकि
پھر عدم اعتماد کے ذریعے موجودہ حکومت کو گرانا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ یہ ہے دوسرا پہلو۔ تیسرا پہلو ناظرین یہ آتا ہے اس کا کہ پیپلز پارٹی کی بہت سارے معاملات میں ڈیل ہو گئی ہے، حل ہو گئے ہیں، اس کو ایسے کہہ لیں، لیکن جن معاملات کو حل نہیں کیا جا سکا اس پر اب زرداری صاحب جو ہیں وہ غصے میں۔ اب غصے میں آ کے زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہماری ہمیشہ سے اس وقت مدد لی جاتی ہے جس وقت مسائل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جاتا ہے، اور ایسا ماضی میں بہت بار ہوا ہے۔ اگر ہم اس بار معاملات کو حل کریں گے تو پھر ہمیں حصہ دو۔ تیسرا پہلو یہ نکلتا ہے۔ تو ناظرین اس سٹوری کے ہم نے تینوں پہلو آپ کے سامنے رکھے، جبکہ دوسری سٹوری بھی بڑی امپورٹنٹ اور مزیدار ہے، جس میں اب کے پی کے میں بڑے بڑے برج الٹ گئے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، لیکن آپ کو مختلف پرسپیکٹیو دیں گے۔ ناظرین ہر ایک کی نظر اب اس بات پہ ہے کہ اگلے مرحلے میں کیا ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو تھوڑے سے اعداد و شمار بتا دیں، تھوڑی تفصیل بتا دیں تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے۔ پی ٹی آئی شاید سب کچھ ہار بیٹھی ہے ناظرین، اور اس بار عمران خان صاحب کا مضحکہ خیز بیان جو ہے وہ بھی سامنے آیا ہے۔ وہ کیا ثابت کر رہا ہے یہ بہت اہم ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے وہ کام کر دیا ناظرین جو پہلے کبھی بھی نہیں کیا انہوں نے۔ وہ کام کیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے پہلی بار اعتراف کیا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلے، غور سے سنیے گا، کہ بڑی بڑی واضح شکست پر بھی عمران خان صاحب نے کبھی بھی شکست کا اعتراف نہیں کیا، ہمیشہ دھاندلی یا پھر کوئی اور جو ہے وہ ایکسکیوز دیا، لیکن اس بار ان کا اعترافی بیان آیا ہے، اور آنا بھی چاہیے تھا، کیونکہ ایک تو شکست بہت شرمناک تھی، دوسرا اس حوالے سے کہ ان کی شکست ہوئی بھی مولانا فضل الرحمان سے ہے، جن پر کرپشن سمیت پتہ نہیں کون کون سے الزامات انہوں نے لگائے تھے، ڈیزل اور پتہ نہیں کون کون سی زبان اور گالم گلوچ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ تھا ان کے بارے میں۔ اب دوسرا یہ کہ ناظرین ایک تو مولانا صاحب، دوسرا اس صوبے میں ایسا ہونا جس میں ان کی دوسری بار حکومت ہے۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کے بہت سے دعوے ہیں اس صوبے کے حوالے سے کہ ہم نے اس کو ماڈل صوبہ بنایا ہے، میرٹ قائم کیا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہسپتالوں کے حوالے سے۔ اب وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخاب کے پہلے مرحلے میں غلطیاں کی اور اس کی قیمت ادا کی۔ ابھی بھی کارکردگی پہ نہیں آ رہے، وہ غلط امیدواروں کا انتخاب بنیادی وجہ بنائی ہے انہوں نے۔ اب ناظرین یہاں پہ جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اس صوبے میں تو آپ کے مطابق آپ کی بیسٹ ٹیم ہے خان صاحب، اور اگر آپ کی بیسٹ ٹیم ہے تو ان سے ایسی بھیانک غلطی کیسے ہو گئی؟ اور اگر ان امیدواروں کو ٹکٹ نہ دیتے تو کن کو دیتے؟ باقی الیکٹیبلز تو دوسری پارٹی کے تھے، تو پھر آپ کے پاس کوئی اور آپشن موجود تھی؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں تھا ناظرین۔ اب آپ کوئی اور وجہ بتاتے ہیں، آپ کے جو آگے پیچھے پھرنے والے ہیں وہ کوئی اور وجہ بتاتے ہیں۔ اب جتنے بھی لوگ وہاں سے ہارے ہیں ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ ہم مہنگائی کی وجہ سے ہارے ہیں، اور یہاں پہ قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا سب سے سستا ملک ہے، تو اس دنیا کے سب سے سستے ملک میں اب آپ کی ہار کی وجہ جو ہے وہ بنی ہے مہنگائی۔ تو یہ ناظرین واقعی باعث شرم بات تو ہے ان کے لیے۔ اور ناظرین دیکھیں کچھ اعداد و شمار اگر آپ کے سامنے رکھیں تو بڑے برے مارجن سے ہارا ہے، مطلب وائٹ واش ہی ہو گیا۔ وہ ایسے ناظرین کے 4 بڑے شہروں کے میئرز کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کا صفایا ہو گیا ہے۔ کوہاٹ، پشاور، بنو، اب ان کے جو میئر ہیں ان کا انتخاب جمعیت علماء اسلام فے نے جیت لیا ہے، جبکہ مردان جو ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی کے نام رہی ہے۔ اب ذرا آپ کو نا اس میں فرق کیا بتائیں گے کہ ایک تو وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس کا سلیکشن ہے وہ غلط ہوا ہے۔ اب ناظرین یہاں سے میں آپ کو ثابت یہ کروں گا کہ ان کا سلیکشن کیسے غلط ہو سکتا ہے، جبکہ ان کے بڑے بڑے جو نام ہیں انہی کے امیدوار ہارے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی نے اب تک 7 سیٹیں لی ہیں،
1 मेयर और 6 तहसील चेयरमैनों के इलेक्शन जीतने में कामयाब हुई है। 9 आज़ाद उम्मीदवार तहसील चेयरमैन के इलेक्शन जीतने में सुरखरू हुए हैं, जबकि मुस्लिम नून के हिस्से 3, जमात इस्लामी 2, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1 और तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान ने भी 1 नशिस्त जीती है। अब कैटेगोरिकली आपको समझाते हैं कि कौन कौन से बड़े लीडर्स थे जिनके उम्मीदवार हारे हैं। नाज़रीन, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और सूबाई वजीर शाहराम तरकई के ज़िले सवाबी की तीनों तहसीलों में पीटीआई के उम्मीदवार हार गए। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज के आबाई ज़िले कोहाट में तहरीक इंसाफ मेयरशिप के इंतखाबात में शिकस्त से दो चार हुई है। इसके साथ साथ वजीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी साहब जो हैं वो अपनी यूनियन कौंसिल की जो नशिस्त है और जो उम्मीदवार था उनका यूनियन कौंसिल पे, उसको भी ना जितवा सके। गवर्नर की बात कर लेते हैं। गवर्नर शाह फरमान साहब के आबाई इलाके में उनके जो उम्मीदवार थे वो तहसील चेयरमैन भी ना बन सके। वज़ीर अमूर कश्मीर जो अली अमीन गंडापुर साहब बहुत नामवर और बड़े रहनुमा हैं, उनके जो सूरत हाल ये है कि उनके हलके में तहरीक इंसाफ को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद ख़ान के शहर मर्दान में भी पीटीआई जो उम्मीदवार मेयर की सीट पर नाज़रीन नाकाम रहे हैं। बड़े बड़े नाम मैं आपको बता रहा हूँ जो मतलब बड़ी अहम सीटों पर बैठे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और इनको कौन नहीं जानता। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब को, जो कौमी असम्बली के हलके में शामिल तहसील थी उनकी, तहरीक इंसाफ को वहाँ पर भी की शिकस्त हुई है। वफाकी वज़ीर उमर अयूब साहब जो हैं उनके आबाई इलाके हरीपुर की जो 3 तहसील चेयरमैनों की नशिस्तें थी वो नवाज़ लीग और आज़ाद अरकान ले उड़े। अब अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ। डिप्टी स्पीकर साहब की बात कर लेते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में महमूद ख़ान साहब के भाई जो हैं वो भी हार गए हैं। अब नाजरीन, इसके अलावा कौन सी उम्मीदवारों को टिकट आपने देनी थी? सूबाई वज़ीर जंगलात इश्तियाक साहब जो हैं उनकी तहसील से भी अपने उम्मीदवार को वो कामयाब करने में नाकाम रहे हैं। और कौन से कैंडिडेट्स थे जिनको आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं हुई थी, और अगर थे आपके पास तो फिर बहुत बड़ी गलती है खान साहब। अब हवा क्या चल रही है नाज़रीन वो मैं आपको बताता हूँ। इतलात क्या है, अगले मरहले की इतलात क्या है, अगले मरहले की बड़ी शॉकिंग इतलात है, और वो ये है कि अब जो इलेक्टेबल्स हैं उनके राब्ते हो रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, और फ़िज़ा ये बन रही है कि तहरीक इंसाफ को अगले मरहले में अब शायद उम्मीदवार भी नहीं मिलेंगे। पहले ये बात सोर्सेज के मुताबिक उनको बताई गई थी कुछ अर्सा पहले कि आपको उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, मुश्किल होगी आपको, लेकिन अब तो फ़िज़ा ये है कि क्योंकि उनके अपने सूबे के अंदर जहां उनको बड़ा कॉन्फिडेंस था और ये तमाम बड़े बड़े बुर्ज जो हैं उन्होंने अपने बंदे जो है वो मैदान में उतारे थे और वो बुरी तरह शिकस्त का उनको सामना करना पड़ा है, तो अब फ़िज़ा ये कहती है कि मौलाना फजलुर रहमान के और ANP के जो मुखालिफ आपने जीतना और लड़ना है उसके लिए आपको उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। लम्हा फ़िक्रिया है खान साहब के लिए भी और उनके आगे पीछे उन लोगों के लिए भी जो अब भी कह रहे हैं कि जनाब अली अगर मौलाना साहब आ गए तो फिर पाकिस्तान और नीचे चला जाएगा। अब इससे क्या नीचे जाएगा, और आपकी जो पार्टी है वो कितना और नीचे जाएगी कि जो मौलाना साहब के बारे में इस कदर बात करती थी। पिछले कई सालों से हुक्मरान जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस सूबे में, वहाँ पे आपका ये हाल है। तो इस तमाम सूरत हाल पे नाजरीन सोचिए समझिए कि पाकिस्तान आपसे है।